हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। जैसे कि आपको पता है, हमारा चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका हम अब तक देख लेते हैं उसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, कार्यपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें क्या कार्यपालिका काम करती है, उसकी क्या भूमिका है भारत में, उसमें किस तरह के नेता रखे गए हैं, किस तरह की उसमें प्रणाली है, किस तरह के लोग हैं जो उसमें काम करते हैं, नेता किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भारत के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की क्या क्या भूमिका है, राष्ट्रपति भारत के लिए क्यों जरूरी है, उपराष्ट्रपति क्यों जरूरी है, उपराष्ट्रपति की क्या क्या भूमिका है, वो क्या अपनी जिम्मेदारी निभाता है राष्ट्रपति के प्रति। तो हम ये सब देख चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो पहले प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, आपको पता होना चाहिए इतना तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आप मुझे कमेंट में करके बताइए। और इसमें हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं। पहले देखते हैं कि सरकार में क्या है सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। क्या होता है, जो प्रधानमंत्री का जो स्थान है, जो जगह है उसकी, वो क्या सबसे ऊपर रहती है, सबसे ऊंची उसका पद है। देश का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकार जो उसका पद है, एक तरह से कह सकते हैं जो उसकी कुर्सी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और औरों के मुताबिक जो है प्रधानमंत्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मंत्रिपरिषद का प्रधान, थर्ड पॉइंट कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है उसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अनुसार ही मंत्रिपरिषद होती है। तो प्रधानमंत्री ही तय करता है कि जो मंत्रिपरिषद में जो नेता हैं वो किस तरह के रखे जाएंगे, वो किस तरीके से काम करेंगे, क्या क्या तरीका रहेगा उनके काम करने का, कौन व्यक्ति कितना अच्छा कौन किस चीज़ में काम कर सकता है, वो कौन तय करता है, प्रधानमंत्री तय करता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति भी कैसे करता है, देखिए क्या होता है कि हम जो है अपने आसपास के लोकल एरियाज़ के जितने भी प्रतिनिधि या कैंडिडेट होते हैं हम उनको चुन देते हैं। अब जब हमने उनको चुन दिया, अब वो किसी ना किसी पार्टी से तो जुड़े होंगे ही। अब जब वो किसी पार्टी से जुड़े होते हैं तो क्या होता है कि वो किसी पार्टी से जुड़े हैं, तो अब वो उस पार्टी के जितने भी नेता होंगे जिनको ज़्यादा वोट मिलेंगे, जितनी ज़्यादा बहुमत होगी, तो वो क्या होगा, उस पार्टी का नेता जीत जाएगा। अब क्या होता है कि जब विधानसभा में लोकसभा में जिसको भी सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होते हैं उस पार्टी का नेता क्या होता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब आपको ये पता चल गया कि जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उस पार्टी का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री चुना जाएगा लोकसभा में। अब मान लीजिए किसी पार्टी को इतना बहुमत ही नहीं मिला, किसी भी पार्टी को, जितने भी मान लीजिए 4 पार्टी 5 पार्टी जितनी भी खड़ी थी, जितनी भी थी, अब किसी को भी इतना बहुमत नहीं मिला जितना चाहिए था। अब क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए जो 1980 के बाद से क्या हुआ है कि किसी पार्टी को भी इतना बहुमत नहीं मिल पाया कि वो अपनी सरकार खुद अपने दम पे बना सके। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें राष्ट्रपति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या निभाई कि गठबंधन की सरकार आई उसमें। अब गठबंधन से मतलब है कि 2 पार्टी मिलकर अपनी एक सरकार बना ले। जैसे कि आप इसे कह सकते हैं, मान लीजिए ये एक पार्टी है जिसको 50 वोट मिली है, ये दूसरी पार्टी है इसको 40 वोट मिली है। टोटल कितने चाहिए थे, 90 चाहिए थे, 90 वोट चाहिए थे जीतने के लिए, पूरे बहुमत के लिए लोकसभा में। अब क्या मिला, एक को 50 मिले, एक को 40 मिले, अब कोई सी भी नहीं जीती। तो इसमें क्या हुआ कि जो अब ये दोनों सरकारें हैं, अब ये दोनों सरकार के नेता क्या करेंगे, अपनी गठबंधन की सरकार बना लेंगे कि अपने आप को जोड़ लेंगे एक दूसरे में। तो कितने हो जाएंगे, 50 40 90 हो जाएंगे। तो 90 क्या हुआ, अब ये आ गई, क्या हो गई, गठबंधन की सरकार बन गई। अब इसमें क्या होगा कि अब जो है लोकसभा में अब एक सरकार आ गई जिसके 90 बहुमत हो गए। अब तो क्या कर सकती है वो नेता अब वो उनकी पार्टी बन सकती है। लेकिन अब इसमें भी एक बात और रहेगी, क्या कि अब जो इस पार्टी का नेता है और इस पार्टी का नेता है, दोनों ही चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना, कि मैं बन जाऊं, दोनों करेंगे। तो इसमें क्या करेगा, राष्ट्रपति जो होगा वो नियुक्त करेगा। अब इन दोनों में से जिसको लगेगा कि जो कार्यकर्ता ठीक लगेगा कि हाँ ये कर सकता है, भारत को संभाल सकता है, भारत की जिम्मेदारी जो है, छोटी मोटी जिम्मेदारी तो है नहीं, कि जो संभाल सकता है, उन दोनों में से किसी एक को चुन देगा अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से। क्या करेगा, राष्ट्रपति एक को नियुक्त कर देगा। तो इस तरह प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति में राष्ट्रपति की इतनी बड़ी भूमिका रही है। इसके बाद अब आपका आता है मंत्रिपरिषद। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद क्या होता है। मंत्रिपरिषद देखिए एक तरह से जैसे जब प्रधानमंत्री चुना जाता है, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, जिस दिन से उसका कार्यकाल शुरू होता है उसी दिन क्या होता है कि उसकी मंत्रिपरिषद भी बन जाती है। अब जैसे मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री,
खाद्य मंत्री और विदेश मंत्री, ये जितने सब होते हैं किस में आते हैं, मंत्रिपरिषद में आते हैं। अब इन सब की नियुक्ति भी कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। अब देखिए इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके क्लास की कोई फेयरवेल पार्टी होने वाली है, जैसे कोई पार्टी हो रही है फेयरवेल पार्टी, तो उसमें अब आपके जो टीचर है वो क्या करेगी, वो मॉनिटर को बोलेगी कि आपकी क्लास की फेयरवेल पार्टी है, अब आपके कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई है, आपको देखना है किस तरीके से फेयरवेल पार्टी करनी है। अब वो अकेला मॉनिटर जो होगा वो तो सब कुछ कर नहीं लेगा, सारे काम कर नहीं लेगा। फेयरवेल के जैसे कुछ भी अगर उसे काम करवाना है तो अकेले तो सब कुछ करेगा नहीं, तो इसके लिए क्या करेगा, वो अपने जो क्लास के जो बच्चे होंगे जिन्हें वो जिसे लगता होगा कि वो अच्छा काम मतलब फेयरवेल के लिए कर सकते हैं काम, जैसे कि डेकोरेशन का काम वो देख लेगा कौन कर सकता है, किस किसकी डेकोरेशन की काम करने की काबिलियत जो है अच्छी है, कौन खाने पीने का ध्यान रख सकता है, कौन म्यूज़िक का अरेंजमेंट करेगा, सब कुछ अकेले तो करेगा नहीं। अब वो ऐसे इसके लिए क्या करेगा, अलग अलग लोग अपनी क्लास के बच्चों को चुनेगा। तो इसी तरह क्या करता है प्रधानमंत्री भी अपने काम के लिए मंत्रिपरिषद बनाता है, जिसमें अलग अलग लोग अपनी काबिलियत के अनुसार उनको बना दिया जाता है। मान लीजिए जैसे कोई बच्चा कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा है तो उसको शिक्षा मंत्री के रूप में बनाया जाता है, कोई खाद्य के रूप में अच्छा है तो खाद्य मंत्री बनाया जाता है। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री क्या करता है, सबको अलग अलग काम देता है और सबको लीड करता है। एक तरह से प्रधानमंत्री जो है सबको लीड कर रहा है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें इस तरीके से काम करना है। तो वो क्या करता है, सबको लीड कर रहा है एक मंत्रिपरिषद के रूप में। ठीक है। अब लेकिन इसमें एक बात और है कि अगर जो प्रधानमंत्री को जो बहुमत मिला हुआ है वो अगर बहुमत चला जाए, प्रधानमंत्री का पद उससे हट जाए, अगर प्रधानमंत्री के पद से हट जाए तो मंत्रिपरिषद भी क्या होगा, भंग हो जाएगी। मंत्रिपरिषद को भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री ने जो मंत्रिपरिषद बनाई है, जब उसी का पद नहीं रहा तो उसके बनाए गए जो जितने भी नेता हैं, जो अलग अलग कैटेगरी में जिसको रखा गया है, तो वो भी क्यों रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर प्रधानमंत्री हट जाता है तो मंत्रिपरिषद को भी हटाना पड़ता है, उसको भंग करना पड़ता है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं। प्रधानमंत्री का पहला कार्य ये है कि मंत्रिपरिषद का गठन करना। पहला क्या करेगा प्रधानमंत्री का काम, क्या होगा पहला, कि मंत्रिपरिषद को बनाएगा, क्योंकि जब पद पे आ गया है तो उसको काम भी तो करना होगा। तो काम के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए उसे। तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे मंत्रिपरिषद को गठन करना पड़ेगा। दूसरा कहता है मंत्रिपरिषद और दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम करता है। मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और संसद, इन तीनों के बीच में प्रधानमंत्री क्या करता है, सेतु का काम करता है। थर्ड पॉइंट कहता है संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना। अब देखिए जो भी कार्य हो रहे हैं सरकार के बीच, सरकार कोई भी कानून ला रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो क्या राष्ट्रपति को क्या होगा, हमें सूचित करना होगा। राष्ट्रपति को भी सब कुछ बताना होगा कि किस तरीके से कौन कौन सा कार्य हो रहा है, और वो उसकी मांग वो पूछ भी सकता है, वो मांग कर सकता है कि मुझे भी बताओ कि क्या क्या काम हो रहा है। तो राष्ट्रपति को पता होना चाहिए सब। तो ठीक है। चौथा काम है सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय और नीतियों में शामिल होना। प्रधानमंत्री का क्या काम है कि सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय, इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है वो लिए जा रहे हैं, कोई भी नीति लाई जा रही है या किसी नीति में कोई संशोधन करके कुछ किया जा रहा है, तो उसमें क्या है, प्रधानमंत्री का रोल जो है इम्पोर्टेंट रहेगा, उसमें वो प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाएगा। ये थी आपकी प्रधानमंत्री के कार्य। अब देखेंगे हम प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, क्या क्या शक्तियाँ हैं, मतलब क्या क्या ताकतें हैं उनके पास, कौन सी सुपर पावर्स हैं। तो पहली सुपर पावर तो उनकी है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। जैसे कि पता ही है आपको कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद बनाता है काम के लिए, तो मंत्रिपरिषद पर जो नियंत्रण है वो किसका रहेगा, प्रधानमंत्री का रहेगा। प्रधानमंत्री उनको कंट्रोल करेगा, उनको चलाएगा कि किस तरीके से काम करने हैं। दूसरी पावर है सरकार के अधिकारों पर अधिपत्य, मतलब जो जितने भी सरकार के जितने भी अधिकारी होंगे, जितने भी लोग नेता होंगे, अधिपत्य से मतलब कह सकते हैं आप मेन बॉस, जो इनका मेन जो लीड करेगा जो है वो कौन होगा, मतलब प्रधानमंत्री होगा, जो उनको लीड करेगा, उनको बताएगा। तो अधिकारों के बीच में कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, प्रधानमंत्री रहता है। राष्ट्रीय नेता, अब जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय नेता भी होता है। किस तरीके से, जैसे कोई भी विदेश सम्मेलन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, या विदेश जाना है किसी भी कार्य को लेकर, अपने भारत से जुड़े किसी भी कार्य को लेकर, तो कौन उसके लिए जिम्मेदार होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही जाता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कौन जाता है, राष्ट्रपति जाता है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं। मीडिया तक पहुँच, अब जो इनकी जो पहुँच होती है क्या होती है, मीडिया से डायरेक्ट होती है। वो मीडिया से डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं कि वो किस तरीके से लोगों तक न्यूज़ पहुंचा रही है, किस तरह से लोगों को बता रही है,
क्या प्रेजेंटेशन दे के करना चाह रही है, क्या उनका इरादा है बताने का, तो उस पर कंट्रोल किसका रहता है? प्रधानमंत्री का रहता है। नेक्स्ट है चुनाव के दौरान व्यक्तित्व का उभार। जब चुनाव होते हैं तो व्यक्तित्व का उभार भी होता है कि वो बढ़ता है, आगे देखता है किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से लोगों की अपेक्षाएं इच्छाएं हैं उनको किस तरह से पूरा करना है। तो इसमें क्या होता है, चुनाव में व्यक्तित्व का उभार होता है, वो अपने आप को बढ़ाता है। तो इस तरह से आपकी ये प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश। अब देखिए इसमें क्या है, अब आपको ये तो पता चल गया कि प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या सब कुछ उसके पास है। तो आप इसे सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो बहुत ही ताकतवर है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, उसको सारी पावर्स दी गई है। तो फिर इसमें उस पर रोक कैसे लगाई जाए? अब देखिए इसमें भी जो है संविधान ने रोक लगाई है, ऐसा नहीं है कि सबको बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया कि ऐसा तो वो तानाशाही कर सकता है। तो इसमें प्रधानमंत्री पर भी कुछ अंकुश लगाए गए हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री पर क्या क्या अंकुश लगाए गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश कैसे लगाया सकता है, मतलब कि उस पर नियंत्रण किस तरह से हम लगा सकते हैं, कुछ रोक लगा सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो। पहला कहता है कि गठबंधन में शक्तियाँ प्रभावित होती हैं। अब देखिए अब जब गठबंधन से जो एक नेता प्रधानमंत्री बन के आया है, एक बना है वो व्यक्ति, तो उसमें गठबंधन की सरकार बनी है, तो उसमें क्या है, कुछ शक्तियाँ प्रभावित होती है। किस तरीके से? अब दो पार्टी मिलके एक पार्टी बनी है, एक ने, जब दो अपोजिशन पार्टी है, जब मेरी सरकार, जैसे एक तरह से मान लीजिए किसी ए की सरकार है, एक ए और बी ने मिलके बनाई है अपनी सरकार, तो ए के लिए तो वो अपोजिशन है ना बी, तो उन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है, तो उनके जो विशेष अधिकार जो होंगे थोड़े बट जाएंगे कि ए की भी माननी पड़ेगी, बी की भी, दोनों को एक साथ एक दूसरे के साथ समझौते थोड़े करने पड़ेंगे, कुछ कमियां करनी पड़ेंगी, तभी बात बन सकती है। अगर कोई एक ए पार्टी अपनी अपनी चलाए और बी पार्टी कहे कि हम ना सुने, तो क्या इसमें टूटने का डर रहता है। तो इसमें क्या होता है, बहुमत वो अपना खो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गठबंधन में कुछ शक्तियाँ प्रभावित होती है कि दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक है। सेकंड कहता है कि राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ती है। अब गठबंधन सरकार में तो राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ेगी, जब गठबंधन की सरकार बनी है दो में से किसी एक नेता को चुनना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है कि राष्ट्रपति की भूमिका कितनी रहती है प्रधानमंत्री को नियुक्त करने में। ठीक है। थर्ड है विशेषाधिकार पर नियंत्रण। अब जो भी कोई विशेष अधिकार कोई भी होंगे, जो भी ले जाएंगे इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो उसमें क्या है, दोनों पार्टी का मत होना चाहिए, दोनों पार्टी का समर्थन होना चाहिए कि दोनों पार्टी हाँ उस बात से सहमत हैं। जैसे किसी भी नेता को लाना है अपनी पार्टी में या किसी भी नेता को उठाना है, तो क्या दोनों की सलाह होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे से परामर्श लेना पड़ेगा। क्या कहते हैं, परामर्श की भी प्रवृत्ति है इसमें। तो क्या है, एक दूसरे को सलाह लेनी पड़ेगी एक दूसरे से, उसकी बात भी एक पार्टी की भी बात माननी पड़ेगी, बी की भी माननी पड़ेगी, दोनों को एक दूसरे की बात समझनी पड़ेगी, या तो कुछ समझौते करने पड़ेंगे दोनों को, तभी बात बन सकती है, नहीं तो बनेगी ही नहीं। ठीक है। मध्यस्थता की भूमिका। प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रहती है, मध्यस्थता की। अब जैसे ए और बी दो पार्टी हैं, तो दोनों के बीच में क्या है, प्रधानमंत्री दोनों को बैलेंस करके चलेगा, एक तरह से दोनों का मीडिएटर है कि वो दोनों को संभाल के चले कि दोनों अच्छे से पार्टी बने रहे, नहीं तो अगर उसमें टूटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश, मतलब कि नियंत्रण। आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे कि IAS IPS के क्या काम होते हैं, जो PCS वाले हैं उसमें कार्यपालिका की क्या भूमिका है। तब तक के लिए इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए। तब तक के लिए बने रहिए पॉलिटिकल कनेक्शन में।